हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन मस्ती चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोग जो है आज इसमें 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक पढ़ेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है पार्ट 1 का जो है लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से ज़रूर पढ़ें। हाँ दोस्तों, हम लोग जो है एग्ज़ाम से पहले 300 प्लस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जहाँ से कि हूबहू एकदम बिहार बोर्ड में आने की असीम संभावना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? तो हमारा जो है चाय भी रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल है और गन्ना भी रोपण फसल है। मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब देखिए आखिर रोपण फसल होता क्या है? क्या रोपण फसल जो है होता क्या है? तो वैसा फसल, क्या वैसा फसल जिसकी खेती जो है, वैसा फसल जिसकी खेती बड़े पैमाने पर, क्या वैसा खेती, वैसा फसल जिसकी खेती हम लोग बड़े पैमाने पर व्यापारी हेतु करते हैं। किसके लिए? व्यापार हेतु। किसके लिए? व्यापार हेतु करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोपण फसल। तो यहाँ चाय भी रोपण फसल हो गया, गन्ना भी रोपण फसल हो गया और रबड़ भी रोपण फसल हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? क्या प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के, प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? क्या बिहार में जो है जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बिहार में जो है 75 से जो है 76% लोग जो है मुख्य व्यवसाय क्या है, मुख्य जीवन यापन का स्रोत क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि है। अर्थात बिहार के लोग जो है 75 से 76% जो है कृषि पर ही निर्भर हैं। तो बिहार के जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या हुआ? कृषि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक गतिविधि कहने का मतलब कि जहाँ से हमको आय प्राप्त हो। तो देखिए कृषि से भी आय, संचार से भी होगा, परिवहन से होगा, लेकिन गरीबी से हम लोगों को कोई भी आर्थिक जो है नहीं प्राप्त होगा। तो अर्थात जो है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है क्या है आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, गरीबी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? क्या मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का संचयन या भंडारण। मूल्य का जो है संचयन या फिर क्या? भंडारण। और दूसरा क्या है कि विनिमय का माध्यम। क्या विनिमय का, लेन देन का माध्यम भी होगा। तो मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य क्या हुआ? मूल्य का संचय और क्या? विनिमय का माध्यम। अर्थात ए और सी दोनों हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ए और सी दोनों, मूल्य का संचयन या भंडारण और जो है विनिमय का माध्यम। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण देता है? निम्नलिखित में से जो है कौन दीर्घकालीन ऋण देता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। कौन सा बैंक? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा समय तक के लिए क्या देता है? ऋण देता है। तो दीर्घकालीन ऋण कौन देता है? भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्नलिखित में से क्या जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है शिक्षा सही हो जाएगा। देखिए गैर आर्थिक कहने का मतलब कि जिससे कि आर्थिक लाभ न हो। वित्त, इससे जो है डायरेक्ट आर्थिक लाभ होगा, ऊर्जा से भी होगा, संचार से भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? गैर आर्थिक। क्या पूछ रहा है? गैर आर्थिक। गैर आर्थिक उससे कहते हैं जिससे जो है सीधा लाभ कमाने के बजाय, क्या गैर आर्थिक में क्या होता है
कि सीधा जो है लाभ कमाने के बजाय, सीधा लाभ कमाने के बजाय, सीधा लाभ कमाने के बजाय क्या होता है कि इसमें जो है सामाजिक और नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्या करते हैं इसमें जो है सामाजिक और क्या करते हैं सामाजिक और नागरिकों की, सामाजिक और नागरिकों की क्या करते हैं हम लोग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए गैर आर्थिक संरचना। तो इसमें जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना क्या होगा, ऑप्शन नंबर में बी शिक्षा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप, क्या वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है। वैश्वीकरण के जो है फल परिणाम स्वरूप जो है विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है। तो देखिए हमारा जो है इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए पूंजी भी है, वैश्वीकरण में जो है क्या है, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि किसी भी देश के साथ अच्छा संबंध हो, किसी भी देश के साथ अच्छा संबंध हो। तो जब अच्छा संबंध होगा तो उसका क्या क्या रिजल्ट आएगा, पूंजी भी अच्छा रहेगा, श्रम अर्थात मजदूर भी एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, उद्योग भी एक देश का दूसरे देश में लग सकता है, अर्थात हम लोगों को तीनों जो है तीनों पर प्रभाव होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर वैश्विक परिणाम होगा तो विभिन्न देशों के बीच जो है इनमें से सभी पर प्रवाह जो है दिखेगा, पूंजी पर भी, श्रम पर भी और जो है औद्योगिक पर भी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि सरकार द्वारा आर्थिक, क्या सरकार द्वारा जो है आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो सरकार द्वारा जो है आर्थिक क्रियाओं और अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। अर्थात उदारीकरण से जो है क्या होता है कि आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है। क्या होता है उदारीकरण से जो है कि आर्थिक स्वतंत्रता जो है, आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो जो है सरकार द्वारा जब आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध हट जाएगा तो एकदम जाहिर सी बात है कि क्या होगा, आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी, अर्थात उदारीकरण होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षति राशि, देखिए ध्यान से, वस्तु या सेवा के मूल्य या क्षति राशि 1 करोड़ से अधिक हो, क्या कह रहा है, 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। कहने का मतलब है कि वस्तु या सेवा के मूल्य या क्षतिपूर्ति की राशि अगर 1 करोड़ से अधिक हो तो उपभोक्ता जो है कहाँ पर क्या कर सकता है, कहाँ पर शिकायत कर सकता है। तो यदि 1 करोड़ से अधिक हो क्षतिपूर्ति तो जो है वह राज्य आयोग में क्या कर सकता है, शिकायत दर्ज करता है। किसमें, राज्य आयोग में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखिए जिला फोरम, जिला फोरम में कब करेगा, यदि किसी उपभोक्ता का जो है आर्थिक क्षति यदि 20 लाख तक हो, कितना तक, 20 लाख तक हो, यदि 20 लाख तक होगा तो वो कहाँ करेगा, जिला फोरम में। कहाँ वो करेगा शिकायत, जिला फोरम में। अगर एक देखिए 20 लाख से कितना से, 20 लाख से 1 करोड़ तक, कितना तक, 20 लाख से 1 करोड़ तक के लिए वह कहाँ करेगा, वह जो है राज्य आयोग के पास करेगा। और देखिए अब जो है क्या, राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग में कब करेगा, तो 1 करोड़ से अधिक होगा, जहाँ क्षतिपूर्ति जो है 1 करोड़ से अधिक होगा, 1 करोड़ से क्या होगा, अधिक होगा, तो जो है कहाँ, राष्ट्रीय आयोग में। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, 20 लाख तक, यदि 20 लाख तक रहेगा तब कहाँ करेगा, जिला फोरम में। अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक क्षतिपूर्ति रहेगा तब कहाँ करेगा, राज्य आयोग में। और यदि जो है, यदि 1 करोड़ से जो है अधिक होगा, 1 करोड़ से अधिक होगा तब कहाँ करेगा, राष्ट्रीय आयोग में। अब देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम भी क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिए। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि 1 करोड़ से अधिक होने पर, क्या 1 करोड़ से
अधिक होने पर, और 1 करोड़ से अधिक होने पर किस में वो करेगा, कहाँ पे करेगा, राष्ट्रीय आयोग में करेगा। कहाँ करेगा, राष्ट्रीय आयोग में करेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है 1 करोड़ से अधिक किस में है, राष्ट्रीय आयोग में। तो सॉरी, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी इज राइट आंसर। सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो है 1 करोड़ से अधिक होने पर कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राष्ट्रीय आयोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोत्तम कोयले का जो है प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है एंथ्रासाइट है। कौन सा है, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जो है, इसमें जो है कार्बन की मात्रा अधिक होता है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा क्या होता है, कार्बन की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए ध्यान से, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा अधिक होता है। अब देखिए बिटुमिनस, बिटुमिनस जो है इससे हल्का सा खराब होता है, और कोयले का जो है सबसे मतलब खराब क्वालिटी जो है लिग्नाइट होता है। तो देखिए सबसे बढ़िया जो है कौन होता है, सबसे बढ़िया जो है एंथ्रासाइट होता है। कौन, एंथ्रासाइट। उससे जो है थोड़ा सा लो होता है कौन, बिटुमिनस। कौन, बिटुमिनस। और उससे और सबसे खराब कौन सा होता है, लिग्नाइट। कौन, लिग्नाइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कुशेश्वर स्थान, क्या कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य जो है बिहार के दरभंगा में स्थित है। कहाँ, बिहार के दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर में जो है, कुशेश्वर स्थान में जो है एक मंदिर भी है। क्या, कुशेश्वर, कुशेश्वर नाथ मंदिर, और इसी के नाम से जो है यह अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध हुआ है। तो कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बिहार के दरभंगा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, समोच्च जुताई, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। तो समोच्च जुताई जो है पहाड़ी या ढलानी क्षेत्रों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होएगा, पहाड़ी या फिर किस क्षेत्र में, ढलानी क्षेत्र में, पहाड़ी या ढलानी क्षेत्र में। और देखिए यह क्यों होता है, यह जो है मिट्टी के बहने से रोकने के लिए किया जाता है। क्यों, मिट्टी को जो है, मिट्टी को बहने से रोकने के लिए, मिट्टी को बहने से रोकने के लिए समोच्च जुताई किया जाता है। तो समोच्च जुताई कहाँ की जाती है, ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी क्षेत्र या फिर ढलानी क्षेत्र में। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। जोहान्सबर्ग में जो है कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो जोहान्सबर्ग में जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में जो है, जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में है जो है। तो जोहान्सबर्ग में पृथ्वी का कौन सा सम्मेलन हुआ था, तृतीय सम्मेलन। कब हुआ था, 2002 में। कब हुआ था, 2002 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि मूंगफली किस प्रकार के फसल है। मूंगफली जो है किस प्रकार के फसल है। तो मूंगफली जो है वास्तव में जो है खरीफ फसल है। क्या, खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। खरीफ फसल देखिए कब बोया जाता है, तो खरीफ फसल के जो है बुआई किया जाता है। कब, बुआई कब किया जाता है, तो जून। कब किया जाता है, जून से जुलाई में। कब, जून या जुलाई में। और जो है इसका कटाई कब किया जाता है, इसका कटाई कब किया जाता है, तो कटाई किया जाता है कब, कटाई किया जाता है अक्टूबर में। कब किया जाता है, अक्टूबर में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो सब्जी के उत्पादन में जो है बिहार का जो है, सब्जी का उत्पादन में बिहार में जो है, बिहार का जो है चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दूसरा स्थान जो है पश्चिम बंगाल का, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का। और तीसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान जो है मध्य प्रदेश का। तीसरा स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का।
और जो है चौथा स्थान किसका हो जाएगा, चौथा स्थान जो है बिहार का। तो सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, क्या बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो बागमती परियोजना जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सीतामढ़ी में। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, सीतामढ़ी में। किस नदी पर, बागमती नदी पर। तो बागमती परियोजना सीतामढ़ी में, बागमती नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है शिवहर का है। कहाँ का, शिवहर का। यहाँ जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 1880 व्यक्ति हैं। कितना, 1880 व्यक्ति हैं। और जो है सबसे कम, ये तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होगा। अगर पूछ देगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा, कैमूर का। किसका हो जाएगा, कैमूर का। यहाँ पर जो है कितना, 488, कितना 488 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति हैं। तो सबसे 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, तो शिवहर का। सबसे अधिक शिवहर का। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम पूछेगा तो कैमूर का। सबसे कम पूछेगा तो कैमूर का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया। जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया। तो जनशक्ति पार्टी का गठन जो है रामविलास पासवान ने किए। कह, रामविलास पासवान ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। कब किए थे ये, 2000 ईस्वी में। कब, 2000 ईस्वी में। अब इसी पार्टी को जो है इनके लड़का जो है कौन, चिराग पासवान चला रहे हैं। कौन पार्टी चला रहे हैं, चिराग पासवान। यह जो है बिहार की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान। कब, 2000 ईस्वी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज संस्थानों के जो है विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल के दौरान, कितने समय अंतराल में चुनाव जो है करवाना अनिवार्य है। अर्थात जो है पंचायती राज जो है संस्थान जो है विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, तो जो है उसके कितने समय अंतराल के बाद चुनाव करवाना एकदम अनिवार्य है। तो 6 मंथ। कितना, 6 महीना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान के विघटन के कितने समय के बाद, 6 माह के बाद जो है चुनाव करवाना एकदम 6 माह के अंदर जो है एकदम अनिवार्य है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मेघालय राज्य जो है किस राज्य से अलग हुआ। यही ना कहने का मतलब है कि किस राज्य को काटकर या किस राज्य से अलग हुआ। कौन, मेघालय। तो मेघालय जो है किससे अलग हुआ, असम से। किससे अलग हुआ, असम से। यह जो है मेघालय राज्य का जो है पूर्ण रूप से मेघालय राज्य को दर्जा कब मिला, तो 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और यह किससे अलग हुआ था, असम से। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच। कौन होता है, सरपंच। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यही पूछ देगा कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का प्रधान, तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। कौन होता है, मुखिया। ग्राम पंचायत का जो है प्रधान कौन होता है, मुखिया। और ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था देखिए यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, देखिए यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, चीन एवं स्वीडन। कहाँ, स्वीडन। इन सभी देशों में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है।
अर्थात देखिए ग्रेट ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है, चीन में भी है, अर्थात इनमें से सभी, इनमें से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? निम्न में से कौन दबाव का समूह नहीं है? तो देखिए इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दबाव समूह नहीं है। इसमें जो है देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में क्या होता है कि दबाव होता है कि आप इस संगठन में रहिए, आपको ये करना है वो करना है, लेकिन ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है दबाव नहीं है। इसमें जो है किसी भी को भी अध्यक्ष बनना है तो इसमें चुनाव होता था, तो इसलिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, दबाव समूह से अलग है, बाकी सब जो है दबाव समूह में है। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? क्या बीजू जनता दल? तो बीजू जनता दल जो है कहाँ का है, उड़ीसा का पार्टी है। बीजू जनता दल का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा से। और बीजू जनता दल का जो है गठन कब हुआ था? तो बीजू जनता दल का गठन जो है 26 दिसंबर, कब, 26 दिसंबर 1997 ईस्वी को कौन किए थे, नवीन पटनायक। कौन, नवीन पटनायक द्वारा। तो जो है बीजू जनता दल किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में 26 दिसंबर 1997 ईस्वी को इसका गठन हुआ, किसके द्वारा, नवीन पटनायक के द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सकल घरेलू उत्पाद में जो है सर्वाधिक योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी को तृतीयक क्षेत्र या इसी का अन्य नाम जो है सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, कि जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है सर्वाधिक योगदान किसका है, तो तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र का। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आखिर कौन कौन आता है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र कौन, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाएगा खेती, मछली पालन, खनन, मुर्गी पालन, यह सभी जो है किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा? तो द्वितीयक क्षेत्र में देखिए उद्योग, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, उद्योग और विनिर्माण। क्या, विनिर्माण, उद्योग और विनिर्माण किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? तो तृतीयक क्षेत्र में आपका जो है बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है परिवहन। क्या, परिवहन, यह सभी जो है किसमें, तृतीयक क्षेत्र में। तो यह सभी याद रखिएगा कि खेती, मछली, खनन, मुर्गी जो है प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन किसमें, तृतीयक क्षेत्र में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो देखिए सहकारी साख समिति का, इसका भी त्रिस्तरीय ढांचा है, उपभोक्ता संरक्षण समिति इसका भी त्रिस्तरीय ढांचा है, और पंचायती राज इसका भी त्रिस्तरीय ढांचा है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। इनमें से सभी का जो है सहकारी साख समिति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज, इन सभी का जो है क्या है, त्रिस्तरीय ढांचा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस में मूल्यह्रास शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से किस में मूल्यह्रास शामिल नहीं है? तो मूल्यह्रास शामिल नहीं है ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी में। क्या, जीडीपी में। जीडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, या जीडीपी का फुल फॉर्म पूछे तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए एनएनपी क्या होता है? तो एनएनपी जो है जब जीडीपी में से हम लोग, देखिए जब हम लोग जीडीपी में से किसको घटा देंगे,
जीडीपी में से हम लोग मूल्यह्रास को घटा देंगे, जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे, तब हमारा क्या होगा, एनएनपी। क्या होगा, एनएनपी। देखिए ध्यान से, जीडीपी जो है कैसे, सॉरी यहाँ पे एक लाइन देख लीजिए, जीडीपी में से यदि हम लोग जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमारा जो है एनएनपी प्राप्त होगा। क्या, एनएनपी। तो किस में तो है, देख लीजिए, जीडीपी में से तो मूल्यह्रास घट रहा है, अर्थात किस में मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है, तो किस में, जीडीपी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। और एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। जीडीपी का जो है फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और यही अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग इसमें जो है 30 से 60 तक कर रहे हैं, 31 से 60 तक, और अगला जो स्लाइड है उसमें जो है 61 से 80 तक कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है। तो भारतीय आर्थिक सुधारों में जो है, भारतीय आर्थिक सुधार कैसे होगा, उदारीकरण भी शामिल किया गया है, इसमें निजीकरण भी शामिल किया गया है, और इसमें वैश्वीकरण भी शामिल किया गया है, अर्थात इनमें से सभी। यह जो है, यह भारतीय आर्थिक सुधार जो है, भारतीय आर्थिक सुधार में जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, यह जो है कब शामिल किया गया, तो यह जो है 1991 में शामिल किया गया। क्या, 1991 में। उस समय में जो है भारत के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन, पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय जो है भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो भारत के वित्त मंत्री थे, कौन थे भारत के वित्त मंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले स्लाइड में। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम सभी सब्जेक्ट का लगभग 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि हूबहू सेम टू सेम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यही छपेगा। थैंक यू।